अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई जब हम कायरलिटी की बात कर रहे हैं तो कायरलिटी की जो सिचुएशन है, अब यहाँ पे दो तरीके से आपको समझना है। एक ड्यू टू स्ट्रक्चरल, क्या आपको समझना है? स्ट्रक्चर, ड्यू टू स्ट्रक्चरल। एंड सेकेंड वन आपको क्या ध्यान देना है? अकॉर्डिंग टू ग्रुप ऑन कार्बन। अब यहां पे अगर आपको ये कंडीशंस दिखाई जा रही है तो यहां पे आपको एक बात ध्यान देना है कि जब स्ट्रक्चरल के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो यानी ये ऐसे कंडीशन को शो करेगा जो स्टीरियो फॉर्म करेगा या स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेगा। अगर हम ग्रुप ऑफ की बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ कार्बन पे जनरली हम लोग किसके लिए बात करेंगे? स्ट्रक्चरल के लिए। तो अब स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे अब ड्यू टू स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है। अब यहां से इसे आप सिमिलराइज नहीं करेंगे। यहां पे ये कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और यहां पे कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ कार्बोनाइडिंग इसके अकॉर्डिंग। अब ये क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करता है ना बेटा। मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर जरूर है लेकिन ये किसको शो कर रहा है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये ग्रुप ऑफ कंडीशन है लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हमें क्या समझना है? कायरलिटी के अकॉर्डिंग। अब कायरलिटी के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट पे तो ये क्या कहता है? व्हेन अ सुपर इम्पोज कंडीशन is placed, then it is chirality। अब बेटा यहां पे आपको क्या करना है? when all groups of carbon will differ, then that is chiral कार्बन। अब कहा यह जा रहा है भाई कि अगर ऐसा कंडीशन हो, सुपर इम्पोज एंड नॉन सुपर इम्पोज कंडीशन की बात कर रहा है, तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि भाई जैसे ही आप ये बात करेंगे किसके बारे में? कायरलिटी के बारे में। तो कायरलिटी के बारे में आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई कायरलिटी जो है ये जनरली किसको शो करेगा कि भाई ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए? नॉन सुपर इम्पोज। क्या हो जाए? नॉन सुपर इम्पोज। अच्छा यहाँ पे बेटा मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ मिस हो गया। व्हेन नॉन सुपर इम्पोज। अब जैसे ही नॉन सुपर इम्पोज कंडीशन आ गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कायरलिटी। अगर सुपर इम्पोज कंडीशन आ जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनेंशियोमर कहते हैं। तो चलिए उसके कॉन्सेप्ट को भी बाद में हम बात करते हैं। अब जैसे ये मेरा पाम है और ये भी मेरा पाम है, अगर मैं इन दोनों पाम को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करूं तो आप देख सकते हैं कि ऑल फिंगर्स आर कवर्ड बट थम्स आर फ्री। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि सारे फिंगर्स क्या हो गए? कवर हो गए, यानी एक दूसरे के ऊपर ढक लिए, लेकिन ये जो थंब था इसको तो नहीं ढक पाए। अगर नहीं ढक पाया तो ये क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोज। अगर नॉन सुपर इम्पोज है तो ये क्या है? कायरलिटी। अब यही बात हम कर ले कार्बन के अकॉर्डिंग। अब कार्बन में जैसे ही हम बात करेंगे बेटा तो अच्छा ये बताओ, ये एक ग्लास है ऐसे, एक ये है दूसरा ये है। अब बताओ अगर मैं इसको इसके ऊपर इस कंडीशन में रख लूं तो भाई अब ये मान लेते हैं डाउन साइड। अब अगर मैं इसी के ऊपर एक रखूंगा तो वो क्या करेगा? इसको कवर कर लेगा। अब यहां से ये कवर हो गया तो अब आप बताइए कि इसको और इसको जैसे ही आपने मिलाया तो ये एक दूसरे को कवर कर गए। तो जैसे ही कवर कर गए इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ए कायरलिटी। क्या कहते हैं? ए कायरलिटी। अगर ऐसा ना होता, अब जैसे हमारा थंब है, ये सिचुएशन, ये अब इन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो क्या होगा
कि भाई जैसे ही आप इसे एक दूसरे को मिलाएंगे तो क्या होगा कि ये जो 4 फिंगर्स है ये ओवरलैप हो जाएंगे। चलिए ऐसे पहले बना ले एक के लिए, तो और दूसरा जैसे ही इसके पीछे वाला है उसका थंब यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन और ये पोर्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर पाया, तो इसी कंडीशन को हम लोग किस में समझते हैं? इसी कंडीशन को हम लोग समझते हैं कायरलिटी में। किस में समझते हैं? कायरलिटी। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहां से आपको कायरलिटी और अकायरलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही आप कायरलिटी और अकायरलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, इसके बाद आपको मैंने क्या बताया था? दूसरा, नंबर ऑफ ग्रुप अटैच्ड ऑन कार्बन, यानी अगर किसी कार्बन पर जो ग्रुप अटैच्ड है इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या आपको ध्यान देना होगा? व्हेन ऑल ग्रुप्स आर डिफर, व्हेन ऑल ग्रुप्स आर डिफर देन इट इज shows chirality and carbon is chiral carbon। अब कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें जो कार्बन से ग्रुप अटैच्ड है ये सारे ग्रुप एक दूसरे से क्या हो जाए? डिफर हो जाए। और अगर डिफर हो गए तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? कायरलिटी कहते हैं। और इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। अब जैसे ये कार्बन है, अब यहां पे आप देखिए, यहां पे मैंने हाइड्रोजन लिया, यहां ब्रोमीन लिया, यहां CH3 लिया और यहां पे फ्लोरीन लिया। अब आप बताइए इस ग्रुप में ये ब्रोमीन एक प्लेस पे है, यहां पे ब्रोमीन नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, कहीं ब्रोमीन नहीं, अकेला है। CH3 यहां 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 कहीं नहीं है। हाइड्रोजन यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। फ्लोरीन ऐसे, ये सारे ग्रुप क्या है? डिफर हैं। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती, जैसे मान लेते हैं मैंने यहां दो जगह यस ले लिया, यहां Cl3, यहां CH3। अब बताइए कि यहां पे क्या हो रहा है कि भाई ये कार्बन पे और के पास क्या है? दो हाइड्रोजन है और CH3 और Cl है, तो दो हाइड्रोजन ये क्या है? सेम है ना। अगर सेम आ गया तो इस कार्बन को अब हम लोग क्या कहेंगे? एकाइरल कार्बन। क्या कहेंगे? एकाइरल कार्बन। ये बात क्लियर हो गई कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई ना तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे? एकाइरल कार्बन। और अगली सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आपको कायरलिटी क्लियर होगा उसके बाद आपको क्या समझना होगा? इनेंशियोमर। किसके बारे में समझना होगा? इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर के लिए बस आपको क्या ध्यान देना है कि द नॉन सुपर इम्पोजिबल कंडीशंस आर कॉल्ड एज अ इनेंशियोमर। अब सिंपल से वर्ड में अगर हम कहें तो सुपर इम्पोज्ड स्ट्रक्चर is enantiomer. Structure is enantiomer according to 180 degree rotation. 180 degree rotation। अब सिंपल से वर्ड को अगर हम देखें, अब जैसे हमारे पास यहां पे क्या है? मान लेते हैं CHO है, यहां क्या है? CH2OH। अब यहां पे क्या है? OH और यहां क्या है? H। हमने क्या किया? थोड़ा सा ये चेंज किया, CH3 अब यहां पे हमने OH कर दिया और यहां H। अब आप बताइए ये क्या किया है? 180 डिग्री रोटेशन, ये भी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री रोटेशन आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग किसमें समझते हैं? इनेंशियोमर में। किसमें समझते हैं? इनेंशियोमर। अब जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट इनेंशियोमर का क्लियर होता है, फिर इसके बाद बेटा जो आपका आता है वो आता है रिटेंशन, इन्वर्जन। क्या आता है? रिटेंशन एंड इन्वर्जन। अब रिटेंशन एंड इन्वर्जन, रिटेंशन वर्ड किससे है? रिटेन द सेम कंडीशन, यानी जो सेम कंडीशन को बनाए रहे उसे हम क्या कहेंगे? रिटेंशन।
और इन्वर्जन क्या है, इन्वर्ट द नेचर ऑफ ग्रुप अटैच्ड ऑन कार्बन। अब यहां पे इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई एक कंडीशन है हमारे पास, मान लेते हैं A है, यहां पे X है, C2H5 है, यहां पे क्या जुड़ा है CH3 और यहां पे क्या जुड़ा है B। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसका रिएक्शन आपको कराना है Y के साथ। किसके साथ कराना है, Y के साथ। अगर ऐसी सिचुएशन, दो सिचुएशन आपको बनानी है। अब क्या हुआ कि CH3A, यहां पर Y आया, ये B, ये C2H5। अब अगर दूसरी सिचुएशन देखें तो क्या हुआ, CH3, थोड़ा सा CH3C। अब क्या हुआ, B इधर आ गया, इधर क्या आ गया Y, और इधर क्या आ गया C2H5। तो आप देखिए अब बिल्कुल इसका और इसका स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल एक जैसा है, बस क्या हुआ X के प्लेस पे क्या आ गया Y। तो ये सेम कंडीशन को मेंटेन कर रहा है, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिटेंशन। और जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहां से यहां आप देखिए तो राइट क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन। तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि भाई रिटेंशन में जैसा स्ट्रक्चर है उसी तरीके से आएगा, यानी रिटेन द सेम स्ट्रक्चर। और इन्वर्जन में क्या है कि इन्वर्ट द स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर को पलट देगा, और रिटेंशन में है जो स्ट्रक्चर है उसी को बनाए रखेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे एक कंडीशन और आता है आपका रेशमिक मिक्सचर। क्या आता है, रेशमिक मिक्सचर। अब रेशमिक मिक्सचर के लिए आपको एक बात ध्यान देनी है, नाम है रेशमिक मिक्सचर। तो रेशमिक मिक्सचर के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड formed by chemical reaction and they are generally formed two or more than two different type of compound। अब यहां पे क्या कहा गया कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म हो जाए, तो उनके मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहेंगे, रेशमिक मिक्सचर। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या था, हमारे पास था ब्यूटीन, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन किससे हो गई, वाटर से। किससे हो गई, वाटर से। और इसने क्या बना लिया, दो कंडीशन बनाया, CH3 CH2 CHOH, और ये यहां पे क्या आया, CH3। अब यही सिचुएशन यहां पे बात करते हैं। इसमें अब जैसे ही करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, CH3 CH2 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 और यहां पर OH। अब यहां से ये क्या बना, ब्यूटेन 2 ऑल, और यहां से क्या बन गया, ब्यूटेन 1 ऑल। अब बताइए इन दोनों में क्या है, पोजीशन डिफर है, लेकिन बने क्या, एक ही कंपाउंड से ना। अगर एक ही कंपाउंड से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं और वो दोनों प्रेजेंट है, अब मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है 80% और ये कितना है 20%। अब एक कंपाउंड आपको मिल गया, वो कंपाउंड में 80% आपका क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल है, दूसरा क्या है 20% ब्यूटेन 1 ऑल है। अब इन दोनों के मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहेंगे, रेशमिक मिक्सचर कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब रेशमिक मिक्सचर के बाद अब आपको यहां पे नेक्स्ट क्या ध्यान देना होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आपने पढ़ लिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब सेकेंड वन प्रोसेस में हम चलते हैं, एलिमिनेशन
रिएक्शन। अब नाम ही है एलिमिनेशन, यानी इलिमिनेट करना। क्या करना? एलिमिनेट। अब बेटा एलिमिनेट कहने का मतलब क्या है? रिमूव आउट। एलिमिनेट कहने का मतलब क्या है? रिमूव्ड आउट, बाहर निकाल देना। अब किसको निकालेंगे बेटा? रिमूव्ड आउट किसको करेंगे? हैलोजेंस को। किसको करेंगे? हैलोजेंस को। अब हैलोजेंस को रिमूव आउट करने के लिए आपको यहां पे एक रूल ध्यान देना होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन रूल। क्या ध्यान देना होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन रूल। और बेटा इस एलिमिनेशन रिएक्शन रूल को क्या कहा जाता है? सिटजैफ रूल। क्या कहा जाता है? सिटजैफ रूल। अब यहां पे आपको सिटजैफ रूल को ध्यान देना होगा और इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको एलिमिनेशन प्रोसेस को समझना होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सिटजैफ रूल की, और इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट कराएंगे। सिटजैफ रूल। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, सिटजैफ रूल क्या कहता है कि व्हेन एनी हैलाइड gets elimination, then they are generally form alkenes and they shows racemization। क्या शो करते हैं? रेशमाइजेशन। रेशमाइजेशन कहने का मतलब क्या है? रेशमिक मिक्सचर को शो करते हैं। अब कहा क्या जा रहा है कि कोई भी हैलाइड है उसको हम क्या करा रहे हैं? एलिमिनेशन करा रहे हैं। तो ये क्या बनाते हैं? एल्कीन बनाते हैं, और यही एल्कीन क्या शो कराते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन शो कराते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है? CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ CH3। अब यहां पे जैसे ही आप एलिमिनेशन कराएंगे तो एलिमिनेशन कराने के लिए आपको दो रूल यहां पे याद रखने हैं। कितने रूल याद रखने हैं? दो रूल। अब एक कंडीशन होगा, फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि यहां से H ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा? H। अब यहां से जैसे ही H ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा? CS। ओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, यहां से H। अब यहां पे आप देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, माइनस है प्लस। अब क्या होगा? ये माइनस और प्लस आपस में बॉन्ड बनाएगा और ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बनाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। एक कंडीशन ये बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कहेगी? अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन में आपको ये ध्यान देना है कि भाई दूसरा कंडीशन ये कहेगा CHCl। अब यहां से हमें H निकालना है। H कहां से निकालना है? यहां से CH2H। यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये प्लस और ये माइनस एंड ये प्लस। अब क्या होगा? ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब यहां से ये बदल जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये बदल गया। अब साथ ही साथ दोनों जगह से क्या निकल गया? HCl। यहां भी निकल गया, यहां भी निकल गया। यहां से ये क्या बनाया? ब्यूट-2-इन। और यहां से क्या बनाया? ब्यूट-1-इन। अब है तो ये रेशमाइजेशन का प्रोसेस, लेकिन सिटजैफ रूल ये कहेगा कि जैसे ही आपको ये कंडीशन दिखेगा, एलिमिनेशन आप कराओगे, तो अगर जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास से निकले तब वो क्या होगा? वो किसको शो कराएगा? इस तरीके के मैकेनिज्म को। यानी यहां पे टर्मिनल पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर जिसके पास कम है वहां से निकालेंगे तो वो कहां आएगा? मिड पोजीशन में। ये बात क्लियर हो गई। तो ये बात हुई किसकी? एलिमिनेशन रिएक्शन की। अब इसके बाद आपका क्या आता है? रिएक्शन विथ मेटल। क्या आता है? रिएक्शन विथ मेटल। अब रिएक्शन विथ मेटल को आपको समझना है, और रिएक्शन विथ मेटल को समझने के लिए आपको दो तरीका ध्यान देना है। अब यहां पे किसके साथ है? यहां पे किसके साथ है? पहला प्रोसेस विथ मैग्नीशियम।
विथ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के साथ है तो भाई अब मैग्नीशियम के साथ आपको रिएक्शन मैकेनिज्म कराना है, तो आपको बस क्या करना है कि भाई एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, मैग्नीशियम से कराएंगे। किससे कराएंगे, मैग्नीशियम यानी Mg। तो ये क्या बना लेता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्किल हैलाइड Mg। तो अब यहां से आप बस क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड का क्या होता है Rx, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, और जैसे ही आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म शो कराएंगे तो Mg क्या करेगा, इंसर्शन रिएक्शन, और क्या बना लेगा, RMgX। क्या बना लेगा, RMgX। चलो ये समझ में आ गया बेटा कि अब जैसे ही आपने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया एल्किल हैलाइड की, तो इसने क्या बना लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया। लेकिन बेटा जैसे ही आपको ये, और सेशन को स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहां से होगा, हेलो एरीन। अब जैसे ही आप हेलो एरीन वर्ड आपको दिखाई पड़े तो आपको बस इसे क्या करना है, दो वर्ड्स में डिफरेंशिएट करना है। एक वर्ड आपका क्या होगा, हेलो, दूसरा वर्ड क्या होगा आपका, एरीन। हेलो वर्ड किससे लिया जाता है बेटा, हेलोजन से, और जब एरीन की आप बात करते हो तो ये किससे लिया गया है, बेंजीन। यानी अगर आप दूसरे फॉर्म में समझें तो ये क्या कह सकते हैं, साइक्लिक एल्कीन। अब जैसे ही आपको बेंजीन और हेलोजन का कॉन्सेप्ट मिला तो अब आपको एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि क्या हो जाए, हेलोजन किसके साथ जुड़ जाए, बेंजीन के साथ जुड़ जाए। किसके साथ जुड़ जाए, बेंजीन, और जैसे ही ये बेंजीन के साथ जुड़ेगा तभी ये क्या कहलाएगा, हेलो एरीन। ये बात क्लियर हो गई। अब भाई आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी समझना होगा कि जब आप हेलो एरीन फॉर्म कर रहे हैं ना, तो आपको यहां पे एक कंडीशन याद रखना होगा कि बेंजीन है, बेंजीन में से आपको NH यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट करना है और क्या करना है, ऐड करना है नंबर ऑफ हेलोजन्स। और जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट करेंगे तो बेंजीन का क्या होता है फॉर्मूला, C6H6। कितने हाइड्रोजन आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो भाई, N, जितने आप कर रहे हो 1 2 3 4 ये एज योर विश, और उतने ही आपको क्या करना है, यहां पे हेलोजन ऐड करना है। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है इसमें आपको एक बात क्लियर होना है कि भाई अगर आप हेलो एरीन की बात कर रहे हो, आप हेलो एरीन की के बारे में समझ रहे हो, तो आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो भी बेंजीन में से जितने भी हाइड्रोजन निकलेंगे उतने ही क्या ऐड होंगे, हेलोजन। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, आपको दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे क्या समझना होता है, क्लासिफिकेशन। और यहां पे जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपको समझना है वो किसके बेसिस पे समझना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। किसके बेसिस पे समझना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। यानी आपको यहां पे नंबर ऑफ हेलोजन के बारे में समझना है, नंबर ऑफ हेलोजन के अकॉर्डिंग समझना है, और साथ में आपको यहां पे बेटा नेमिंग भी समझना होगा। लेकिन पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन की जब बात करेंगे तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना होगा, आपको ध्यान देना होगा मोनोहैलाइड कंडीशन। आपको फिर क्या ध्यान देना होगा, डाइहैलाइड कंडीशन। आपको और क्या ध्यान देना होगा, ट्राइहैलाइड कंडीशन, और आपको क्या ध्यान देना होगा, टेट्राहैलाइड कंडीशन। अब यहां पे आपको ये 4 जनरल कॉन्सेप्ट समझने हैं, मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राई एंड टेट्रा। अब जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो इस कॉन्सेप्ट में आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या करेगा कि भाई हर एक कंडीशन को आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको बताना है, साथ ही उसके स्ट्रक्चर, फॉर्मूले और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं मोनोहैलाइड से। किसके कॉन्सेप्ट से, मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड में क्या आप कहेंगे, इफ द नंबर ऑफ हेलोजन, द नंबर
ऑफ हेलोजन इज 1 या इक्वल टू 1। अगर नंबर ऑफ हेलोजन कितने के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड। अब इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना होगा, जनरल फॉर्मूला। क्या आपको ध्यान देना होगा, जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला आपको यहां पे कैसे बनाना है, क्या करना है, आपको क्या करना है, बेंजीन लेना है। बेंजीन में से आपको क्या करना है, 1 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करना है और क्या करना है, 1 हेलोजन को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट लेंगे तो बेंजीन का जनरल फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, C6H6। और जैसे ही C6H6 के कॉन्सेप्ट में आ रहे हो आप, तो यहां से आप जैसे 1 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1 हेलोजन ऐड करेंगे, तब क्या होगा भाई, C6 हाइड्रोजन में 6 - 1 यानी क्या हो जाएगा, 5। तो क्या बन गया, C6H5 और हेलोजन है तो क्या हो जाएगा, X। तो इस समय इसका जो जनरल फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, C6H5X। अब जब ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, तब आपको यहां पे मोनोहैलाइड की नेमिंग की बात करनी है। किसके बारे में बात करना है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर किसको रिप्रेजेंट करता है, द नेमिंग प्रोसेस। नॉमेनक्लेचर किसको रिप्रेजेंट करता है, द नेमिंग प्रोसेस। अब किसकी नेमिंग आप कर रहे हो भाई, आप कर रहे हो ना मोनोहैलाइड की नेमिंग। तो अब यहां पे आपको बस क्या करना है, नॉमेनक्लेचर के लिए आपको 2 पैटर्न फॉलो करना है। एक पैटर्न हमारा क्या होता है, कॉमन नेम, और सेकेंड वन पैटर्न हमारा क्या होता है, IUPAC नेम, कॉमन एंड IUPAC नेम। जब आप कॉमन नेम की बात करेंगे तो बेटा कॉमन नेम में आपको क्या ध्यान देना है, कॉमन नेम में आपको लेना है फेनिल और साथ में आपको क्या लिख देना है, हैलाइड। क्या लिख लेना है, हैलाइड। जब आप IPAC नेम की बात करेंगे तो IPAC नेम में आपको क्या लिखना है, हेलो बेंजीन। अब यहां आपको समझना है कि नेमिंग कैसे आप करेंगे। हमने क्या लिया, ये बेंजीन रिंग ले लिया। इस बेंजीन रिंग पर यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, Br, ब्रोमीन। अब चलिए इसके कॉमन नेमिंग की बात करते हैं। कॉमन नेमिंग में पहला वर्ड हमें क्या लिखना है, फेनिल, तो लिख लेंगे फेनिल। अब हेलोजन यानी हैलाइड, हैलाइड में क्या है, Br है, Br को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोम। ब्रोम में क्या ऐड करेंगे, आइड, तो क्या बन गया, ब्रोमाइड। क्या हो गया, फेनिल ब्रोमाइड। और जब IPAC नेम की बात करेंगे, पहले हमें क्या लिखना है, हेलोजन। हेलोजन में क्या है, Br, Br को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोम। ब्रोम में O लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और बाद में हमें क्या लिख देना है, बेंजीन। अब यहां से इसका आपको यहां पे ये फेनिल ब्रोमाइड आपका क्या हो गया, कॉमन नेम, और ब्रोमोबेंजीन क्या हो गया, IUPAC नेम, कॉमन एंड IUPAC नेम। ये दो कॉन्सेप्ट निकल के आया किसका, मोनोहैलाइड का। तो मोनोहैलाइड में आपको क्या के ध्यान देना है भाई, जनरल कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, जनरल नेचर ध्यान देना है, आपको जनरल फॉर्मूला ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको क्या ध्यान देना है, नेमिंग पैटर्न यानी नॉमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट को। अब जैसे ही आप मोनोहैलाइड की बात कर लेते हैं, आपका जो सेकेंड वन कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, डाईहैलाइड। क्या आता है, डाईहैलाइड। बस आपको यहां पे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, नंबर ऑफ हेलोजन इक्वल टू 2। जो नंबर ऑफ हेलोजन है वो कितने होंगे, 2 होंगे। अब जैसे ही आप नंबर ऑफ हेलोजन की 2 की बात करते हैं, तो अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना होगा, जनरल फॉर्मूला। क्या ध्यान देना होगा, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला आप क्या करेंगे भाई, बेंजीन, बेंजीन में से आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करना है और 2 हेलोजन को आपको क्या करना है, ऐड करना है। बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H6 माइनस
2h प्लस 2x। अब यहां से क्या बना C6, h क्या हो जाएगा 6, 6 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा h4 और x क्या आएगा 2। तो यहां से इसका जो जनरल फॉर्मूला बना क्या बन गया C6H4X2। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो अब यहां पे आपको एक बात ध्यान देनी है, 1 कार्बन 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने ये बना दिया। ये हो गया बेंजीन रिंग। अब भाई जो कार्बन है, सारे कार्बन के पास क्या होना चाहिए भाई, टेट्रावैलेंसी यानी 4 बॉन्ड होने चाहिए। अब अगर क्या हमने कहा कि भाई बाकी सारे प्लेस पे क्या है, हाइड्रोजन है, 4 प्लेस पे हाइड्रोजन है, 2 प्लेस पे हमने क्या रख लिया, हैलोजन। एक कॉन्सेप्ट ये बना। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, यहां पे एक हैलोजन है, ये दूसरा हैलोजन। अब यही दूसरे फॉर्म में इसी की स्ट्रक्चर को लिख दे, ट्विस्ट कर दे थोड़ा सा, यहां पर हैलोजन, एक हैलोजन यहां, एक कंडीशन। ये फर्स्ट वन कंडीशन। अब सेकेंड वन कंडीशन की बात करें, एक हैलोजन यहां पर है, एक हैलोजन यहां है। अब जब हम ऐसे करेंगे बेटा, एक हैलोजन यहां, दूसरा हैलोजन यहां, और थर्ड वन कंडीशन, एक हैलोजन यहां, दूसरा हैलोजन यहां। अब यहां पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं, कुछ कंडीशन समझने हैं। क्या समझना है कि आप जैसे ही इस कार्बन पोजीशन को 1 मान लीजिए, अगर आप इस साइड रोटेट हो रहे हो तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यही काम यहां पे करते हैं। 1 2 3 4 5 6। सिमिलर कॉन्सेप्ट अभी सारे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, राइट टर्न ही मूव करते हैं, राइट साइड ही मूव करते हैं। अब हमें यहां पे मूव करते समय एक बात ध्यान देनी होगी कि जो बेंडिंग पॉइंट है, वो बेंडिंग पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन। ये हो गए। अब यहां पे आप देखिए इस कंडीशन में 1 2, यहां पर 1 6, ये है। लेकिन जैसे ही हम इनके बीच बॉन्डिंग देखते हैं तो यहां पे देखने पर इनके बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है भाई, 60 डिग्री। यही एंगल आप यहां पे देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या है, 60 डिग्री। ऐसे ही आप यहां पे आइए, इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री, इन दोनों के बीच में आइए 120 डिग्री। अब आप इसके बीच में आइए तो यहां पे एंगल क्या आया, 180 डिग्री। अब जैसे ही ये एंगल फॉर्म हुआ तब आपको एक बात ध्यान देनी है कि भाई जो 60 डिग्री एंगल है, 120 डिग्री एंगल है, और क्या है 180 डिग्री एंगल। तो जो 60 डिग्री एंगल है बेटा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थोमेरिक। क्या बोलते हैं, आर्थोमेरिक। जो 120 डिग्री एंगल है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिक। और जो 180 डिग्री है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। अब यहां से आप देखिए, यहां से क्या मिला कि भाई अगर 60 डिग्री का एंगल है तो ये किस स्ट्रक्चर को, आर्थोमेरिक, इसका शॉर्टकट फॉर्म क्या हो गया, आर्थो। यानी 60 डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे, आर्थो कहेंगे। और सिंबल क्या बनेगा इसका, ओ। 120 डिग्री एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, मेटा। क्या कहेंगे, मेटा, और सिंबल क्या हो जाएगा, एम।
और जब हम 180 की बात करेंगे तो 180 को हम लोग क्या कहेंगे, पैरा, और सिंबल क्या हो जाएगा, पी। ठीक। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान देनी है डाई हैलाइड के लिए। क्या ध्यान देना है भाई, आपको ध्यान देना है पीएमओ। क्या ध्यान देना है, पीएमओ, पैरा, एम फॉर मेटा एंड ओ फॉर आर्थो। पैरा पोजीशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1,4 को। मेटा किसको करता है, 1,3 एंड 1,5। और आर्थो पोजीशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1,2 एंड 1,6। अब जैसे ये पोजीशन आपको मिल गया तो आपको क्या समझ में आ गया, आर्थो मेटा पैरा की पोजीशन। अब यहां पे आपको क्या करना है बेटा, आपको करना है नेमिंग की कंडीशन। किसकी कंडीशन करनी है, नेमिंग। अब नेमिंग को समझने के लिए आपको एक बात ध्यान देनी है कि जैसे ही आप नेमिंग के प्रोसीजर में आते हो तो नेमिंग के लिए बस आपको जनरल कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई अगर कॉमन नेमिंग आप कर रहे हो, कौन सी नेमिंग आप कर रहे हो, कॉमन नेम, तब आपको क्या करना होगा, इस समय आपको एक बात ध्यान देनी होगी कॉमन नेमिंग में कि आपको क्या लिखना होगा, आर्थो और मेटा और पैरा। साथ में आपको क्या लिखना होगा, डाई हैलाइड। इसके बाद आपको क्या लिख देना है, बेंजीन। और जब आप आईपीएसी नेम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आईयूपीएसी नेम, तो आपको यहां पे क्या बताना है, पोजीशन, साथ में डाई हेलो बेंजीन। अब आप कभी कभी इसे और कैसे देख सकते हैं, यहां पे भी डाई हेलो बेंजीन का ही कॉन्सेप्ट आता है आपको। बस यहां पे आपको क्या समझना होगा कि भाई आर्थोमेटा पैरा लगा है तो यानी ये कॉमन नेमिंग की बात कर रहा है। अगर आपको पोजीशन बता रहा है तो ये किसकी बात कर रहा है, आईपीएसी नेमिंग की। अब देखिए बेटा, जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिख लिया, यहां पे सीएल और यहां पे सीएल, ऐसे ही यहां पर सीएल, यहां सीएल और यहां सीएल और यहां सीएल, ये लिख लिया। अब जब हम इसका कॉमन नेम करेंगे, क्या करेंगे, कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, आर्थो डाई क्लोराइड बेंजीन, या इसी को और क्या कहेंगे, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। अब जैसे ही यहां पे आएंगे इसमें, तो यहां पे क्या कहेंगे, मेटा डाई क्लोराइड बेंजीन और मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। अब जैसे ही ये आपका हो गया, आपको तीसरा क्या ध्यान देना होगा, यहां पे आप क्या करेंगे, पैरा डाइक्लोराइड बेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब जैसे ही ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो ये किसका कॉन्सेप्ट बताएगा भाई कि आप कौन सी नेमिंग की बात कर रहे हो, कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हो। जब आप आईपीएसी नेमिंग की बात करोगे तो यहां से आपको यह देखना बेटा कि नियरेस्ट पोजीशन कहां पे है। अब अगर हम इस पोजीशन को फर्स्ट मान ले, यहां पे भी फर्स्ट, यहां भी फर्स्ट और यहां भी फर्स्ट, तो हमें यह देखना होगा बेटा कि नियरेस्ट पोजीशन कहां पे आ रहा है, दूसरा जो हेलोजन ऐड है उसका नियरेस्ट पोजीशन क्या है। इधर से अगर हम बेंड हो तो यहां पे ये हमें क्या मिल गया भाई, जैसे ही मुड़े यहां पे दूसरे पे मिल गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। अब यही काम इधर करते हैं, यहां से बेंड होंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, यहां पे सेकेंड, थर्ड,
4th, 5th एंड 6th। ये हो गया। अब आप यहां देख सकते हैं ये किस पे ऐड है, 1 एंड 2 पर। तो आईपीएससी नेम करेंगे तो बस हमें क्या लिखना है, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। क्या लिखेंगे, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। यही काम इसमें करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। और जब हम ये काम इसके लिए करेंगे तो ये क्या आएगा, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ये बात क्लियर हो गई। तो डाई हैलाइड में मैंने आपको क्या बता दिया, जनरल फॉर्मूला बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, जिसमें आपको क्या याद रखना है कि कॉमन कंडीशन की बात करेंगे तो आर्थो मेटा पैरा, अदरवाइज हम लोग किसकी बात करेंगे, पोजीशन। चलिए, अब जैसे ही आपका डाई हैलाइड क्लियर होता है वैसे ही आपको किधर चलना होता है भाई, ट्राई हैलाइड की तरफ। किधर आपको मुड़ जाना है, ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड करने का मतलब क्या है, ट्राई मींस 3 और हैलाइड का मतलब क्या है, हेलोजन। क्या है, हेलोजन। अगर हेलोजन के नंबर कितने हो जाएं, 3 हो जाएं, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई हैलाइड कहेंगे। अब मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, बेंजीन रिंग। या रुक जाइए, पहले हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात कर लें। किसकी बात कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बेंजीन माइनस 3H प्लस 3X, यानी 3 हाइड्रोजन को निकालेंगे और 3 हैलोजन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये बताइए बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H6। 3 हाइड्रोजन को निकालना है, 3 हैलोजन को ऐड करना है, तो यहां से क्या बनेगा, C6। 6 हाइड्रोजन में से आप 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितने बचा, 3, और ये क्या बन गया, X3। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, इस पे हमने क्या किया, 3 हैलोजन जो ऐड कर दिया, आपको 3 हैलोजन दिखाई पड़ रहा है, तो यानी ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ट्राई हैलाइड कंडीशन को। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ट्राई हैलाइड कंडीशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको स्ट्रक्चर की बात करनी होगी, स्ट्रक्चर समझना होगा। अब भाई देखिए, मैं कई स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अब आपको बताना है बेटा, अब मैंने ये इतने स्ट्रक्चर बना लिए। अब चलिए, मैंने कहा कि इस पोजीशन को आपको फर्स्ट मानना है, कोई भी हो, यही मानते हुए चलेंगे। अब यहां से आप ये फर्स्ट हैलोजन, ये सेकेंड और ये थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड हैलोजन के बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री। सेकेंड और थर्ड के बीच में क्या है, 60 डिग्री। लेकिन जब हम फर्स्ट और थर्ड के बीच की बात कर रहे हैं तो क्या एंगल आ रहा है, 120। यानी x1 एंड x2 कितना एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, 60। x2 एंड x3 60 एंड x1 एंड x3 120। अब चलते हैं यहां, ये x1 x2 x3, x1 एंड x2 एंगल क्या है, 60। x2 एंड x3 एंगल कितना है भाई, 120। x1 एंड x3 एंगल कितना है, 180। अब यही काम इधर चलते हैं, x1 एंड x2 एंगल 60 डिग्री, x2 एंड x3 एंगल 180 डिग्री, x1 एंड x3 एंगल 120 डिग्री। यही काम इधर चलते हैं, x1 एंड x2 120, x2 एंड x3 60, x1 एंड x3
180। यहां बेटा यहां पे ध्यान दीजिए, x1 x2 x3, x1 एंड x2 एंगल कितना है 120, x2 एंड x3 एंगल 120, x1 एंड x3 एंगल क्या हो जाएगा 120। अब यहां पे आपको देखने को क्या मिला कि भाई ऐसी सिचुएशन आ गई, तब हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे ये दो एंगल तो इक्वल है, लेकिन ये एंगल क्या हो गया, डिफर हो गया। यहां पे ये ऑल थ्री एंगल्स आर डिफर, लेकिन आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इनके एंगल आप मैच कराइए, देखिए नियर बाई सिमिलर है भाई। 160 डिग्री यहां भी है, यहां भी है, और इसमें भी आप देख सकते हैं यहां भी है। 120 120 120 180 180 180, यानी ये आप बस स्ट्रक्चर को घुमाते जा रहे हो, बनता जा रहा है। इससे हमें क्या लेना देना भाई, हमें यहां पे क्या समझना है कि भाई अब इसमें देखिए इसके बीच में एंगल क्या है, तीनों के बीच में एंगल क्या है, सिमिलर। अगर भाई एंगल क्या हो सिमिलर, एंगल्स आर सिमिलर, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिम से। तो भाई ये क्या हो गया, एंगल सिमिलर था, सिमेट्रिकल और सिम हो गए। बाकी यहां से लेके यहां तक जो भी थे ये क्या थे, एसिमेट्रिकल। क्यों, क्योंकि इनके बीच के एंगल क्या है, डिफर है, और इसे आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, एसिम से। समझ में आ गया कि भाई अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट में आपको एक बात समझ में आई कि अगर एंगल सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिकल। अगर एक जैसे एंगल नहीं है, डिफरेंट एंगल है, तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिमेट्रिकल कह रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब जब हम यहां पे नेमिंग के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो नेमिंग के कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान देना है, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट। यहां पे बस आपको सिम, कॉमन नेम में आपको क्या लगाना है, सिम, ए सिम। अदरवाइज आपको बस क्या, आईपीएससी में आपको तो सिंपल सा क्या बताना है, पोजीशन। अब अगर आपको दे दिया जाए बेटा यहां पे सीएल, ये सीएल और यहां पे सीएल, तो आप जब इसकी नेमिंग करेंगे तो भाई वो ट्राई हैलाइड कंडीशन वाला वो आपको याद रखना है बेटा, उसमें आपको डिफरेंस नहीं रखना है। बस यहां पे आपको क्या करना है, ए सिम ट्राई क्लोरो बेंजीन। अगर ऐसे लिखा मिल गया तो बेटा आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये सिचुएशन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉमन नेम को। जब हम इन्हें क्या लिख दिया, 1,2,4 ट्राइक्लोरो बेंजीन, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आईपीएसी नेम को। ऐसे ही बेटा अगर ये लिखा है तब तो भाई आपने ऐसे कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहां पर बी आर बी आर बी आर ये बन गया। तब आप क्या करेंगे, यहां पे आप लिखेंगे भाई सिम ट्राइक्लोरो बेंजीन, या आप इसका नेमिंग जब लिखेंगे तो 1,3,5 ट्राइक्लोरो बेंजीन। अब ये आपको कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि अभी तक का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें अभी तक आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिला होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको टेट्रा हैलाइड की कंडीशन समझनी है। किसकी कंडीशन समझनी है आपको बेटा, टेट्रा हैलाइड। टेट्रा मीन्स 4 और हैलाइड किससे लिया गया, हेलोजन से। यानी अगर 4 हेलोजन हो तब आप क्या कहेंगे, टेट्रा हैलाइड। इनका जो जनरल फॉर्मूला है क्या होगा, C6H6 माइनस 4H प्लस 4X। यहां से क्या बनेगा, C6H2X4। ये बात क्लियर। अब इसी को आप क्या करें, बेंजीन रिंग बनाएं। बेंजीन रिंग में 4 प्लेस पे आप क्या ऐड कर दें, हेलोजन ऐड कर दें।
तो अब यहां पे बस आपको दो तरीके से समझना है। क्या समझना है भाई? नेमिंग को आपको वही कंडीशन फॉलो करना है, नेमिंग में आपको कोई डिफरेंस नहीं याद रखना है, आपको वही सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, ये अब अलग अलग सिचुएशन, ये है ये है ये है, इससे हमें मतलब नहीं है। अभी आपको यहां पे ध्यान क्या देना है कि अगर भाई एक दूसरे के पैरेलल, देखिए यहां से देखिए तो ये पैरेलल में है, यहां देखिए ये पैरेलल, लेकिन यहां से देखिए ये आ रहा है लेकिन यहां सामने कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे ये आ रहा है सामने कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन इसके सामने ये है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आमने सामने एक जैसे मिले तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांस। और अगर आमने सामने एक जैसे ना हो यहां पे तो हम क्या कहेंगे? सिस। ये स्ट्रक्चर का आपको कॉन्सेप्ट आपको यहां पे ध्यान देना है, ठीक है? तो बेटा आज हम लोगों ने अभी तक क्या बात कर लिया? हम लोगों ने बात कर लिया है हेलोजन्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड और टेट्राहेलाइड। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आज का भी सेशन आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।